नमस्कार मित्रों, मैं नमिता उपस्थित हूँ आप सबके सम्मुख सुमति जी की, डॉक्टर सुमति अय्यर की एक और कहानी लेकर। कहानी का शीर्षक है स्वीकार, और ये कहानी भी उनके संग्रह है, कहानी संग्रह घटना चक्र में ही है। तो सुनते हैं कहानी स्वीकार। कैसे जिंदगी कभी कभी अपने निर्णयों से हमको, जो हमारे लिए हुए अपने निर्णय होते हैं, उनसे गुजरते हुए हम कैसे जिंदगी को स्वीकार करते हैं और कैसे उनसे पार पाते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं कहानी स्वीकार। आउटडोर में गाड़ी काफी देर से खड़ी थी। वे सहज होना चाहती थी। अपने को तैयार करने में उन्हें रात भर का वक्त लगा था, पर अभी भी स्थिति ये थी कि हल्के से झटके में सारा का सारा सायास जुटाया साहस धराशायी हो सकता था। वे अपने ओठों को कसे बैठी रही, मानो मुंह खोलते ही उनके साहस के साथ आवाज भी कहीं नीचे गिर जाएगी, और सेकंड क्लास की इस भीड़ में फिर वो उसे कैसे खोज पाएंगी, कैसे खोज पाएंगी अपनी आवाज को वे। और फिर कहीं कोई चुरा ले गया उनकी आवाज को तो वे सिहर उठी। डिब्बे के लोग लगातार बोलते जा रहे थे। उन्हें लगा कम से कम एक आध शब्द बोलकर वे एक बार अपनी आवाज के अस्तित्व के प्रति आश्वस्त हो जाएं तो सुविधा होगी। बगल में बैठी महिला ने उनकी ओर देखकर शायद 7वीं बार पूछा था, दिल्ली में कितने जाना है बहन जी? वे धीमे से बोली थी, गोल्फ लिंक। और उसकी आंखों में विस्मय सा फैल गया। शायद सोचती हो 25 रुपए की धोती पहने साधारण रूप रंग वाली इस महिला का गोल्फ लिंक से भला क्या ताल्लुक हो सकता है। वो कुछ और पूछती, पर उन्होंने सतर्क होकर आंखें मूंद ली। ये भी उनके पक्ष में ही हुआ। वो महिला चुप हो गई और वे आंखें मूंदकर वसुधा के भूले हुए चेहरे को याद करने की कोशिश करने लगी। याद आया 4 साल पहले कानपुर स्टेशन से विदा होता वो आंसुओं से भीगा चेहरा और रुलाई को दबाती सिसकियां, या फिर माघी के मेले में बुढ़िया के बाल के लिए मचलती नन्ही वसु, फिर बंदरिया के नाच को देखने के लिए भागती उतावली वसु। दृश्य पर दृश्य घूमते जाते हैं उनके मानस पटल पर। स्कूल से थक कर लौटती हुई बैग को कोने में पटक कर धूल सने जूतों के साथ भागकर रसोई में उनसे आ लिपटती वसुधा। स्कर्ट, सलवार कुर्ता, बेल बॉटम से होती हुई साड़ी पर आने वाली वसुधा सुंदरम। उन्होंने सिर झटक लिया। गाड़ी सरक रही थी और दिल्ली की ऊंची ऊंची इमारतें उनकी दहशत को बढ़ाए जा रही थी। वो रात भर उलझुल सपने देखती रही थी। कई बार वे सिहर कर उठ भी बैठी थी। फिर दोबारा सोने के प्रयास में उन्हें वक्त लगा था। उन्हें याद आया था वसु का वो नन्हा भय। माँ, अगर कभी गाड़ी चलती चलती पटरी से उतर जाए तो? देखो ना कितने पतले पहिए होते हैं और पटरी भी कितनी सक्रिय है। उन्हें लगा वसुधा का नन्हा भय अब उन्हें सताने लगा है। वसु को उन्होंने लिख दिया था, शादी के 25 साल बाद
आज वे पहली बार इतना लंबा सफर जो तय कर रही थी। उन्हें याद है, शादी के तुरंत बाद अनजाने पति के साथ एक सुखद गृहस्थी की कल्पना में वे अपने आत्मीय जनों को तंजौर के एक छोटे से गांव के स्टेशन पर रोता छोड़कर चली आई थी। तब उन्हें जरा भी टीस नहीं उठी थी। उसके बाद वे अक्सर मायके जाती रहीं, पर पति और बच्चों समेत। वे बहुत ही रिलैक्स्ड मूड में वहां जाते और लौट आते। पर आज की इस यात्रा में वैसा कुछ नहीं था। कल रात कानपुर स्टेशन पर जब वे छोड़ने आए तो उन्होंने वसुधा के पते को दोबारा कागज पर नोट कराते हुए कहा था, वसु को मैंने तार दे दिया है, वो आ ही जाएगी। यदि नहीं भी आई तो तुम बाहर निकल जाना, एक स्कूटर कर लेना। बमुश्किल 6 रुपए लगेंगे, पैसों की फिक्र मत करना। बस में कहां कहां भटकोगी, फिर शहर भी नया है। उनकी आंखों में चिंता थी। वे उनके स्नेह से भीग गई थी। कई बार मन हुआ कि वे यात्रा कैंसिल कर उतरकर उनके साथ घर लौट जाएं। पर इसी मोह ने तो उन्हें बांध रखा है। वे वसु से पिछले 2 सालों से चाह कर भी नहीं मिल सकी हैं। इस बार जब उन्होंने जाना तय किया था तो रोहित ने हंसकर कहा था, मां, जब तुम रिक्शे पर बैठ जाओगी तब दीदी को तार दिया जाएगा। तो रजत ने टोक दिया था, अरे नहीं भैया, जब ये गाड़ी में बैठ जाए तब निश्चित समझो, क्योंकि तब ये टिकट बर्बाद होने के डर से वापस नहीं लौटेंगे। और दोनों हो करके हंस पड़े थे। वो चिढ़ गई थी, बेहद चिढ़ गई थी। दिल्ली आ गई थी। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी लगते ही वे आतुरता के साथ सिर निकालकर उस चेहरे को ढूंढ रही थी। सामान उतरेगा क्या? कुली की आवाज से वे चौंकी और अपना एयर बैग और झोला संभालने लगी थी। नहीं, उनके उत्तर पर कुली मुंह सिकोड़कर चला गया। वे नीचे उतरकर टी स्टॉल के पास खड़ी हो गई। कोई तो चेहरा दिख जाए जिसे देखकर वे भटके बच्चे की तरह भागकर उंगली थाम लें। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्हें सहसा एयर बैग का बोझ दुगना लगने लगा। अगर वसुधा नहीं आई तो शायद उसे उनके आने की खबर सुनकर ताज्जुब हुआ। 2 वर्ष की उसकी वैवाहिक जिंदगी को झांकने का एक बार भी प्रयास उन्होंने नहीं किया। कैसी होगी वो? प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने लगी थी। अपनी निस्सहायता के एहसास से उनकी आंखें भर आईं। सहसा भीड़ में वो परिचित चेहरा दिखा। हल्के नीले फूलों वाले शिफॉन की साड़ी में लिपटी वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी खोजती आंखें उन्हें देख परिचय की स्वीकृति में सहसा शांत हो गईं। वो लंबे ढक भरती हुई उनके पास आ गई। गले में मंगल सूत्र, माथे पर छोटी सी रोली और सिंदूर से दमकता ये चेहरा उनके लिए परिचित होता हुआ भी अपरिचित सा लग रहा था। बातों की अजस्र धार बहाने वाली उनकी लाडली बिटिया में और इस लड़की में ढूंढने पर भी उन्हें कहीं कोई साम्य नजर नहीं आया। और जब सामने नजर नहीं आया तो भीतर ही कांच की किरच सी चुभ गई। देर से खड़ी हो मां? देर हो गई? उसने सधी आवाज में मुस्कुराते हुए अपनी सफाई दी। नहीं तो? चाह कर भी वे अपने इंतजार का एहसास उसे नहीं दे पाई। और दिन होता तो शायद डांट कर कहती, लगा दी ना देर, तुझसे कोई काम समय पर नहीं होता है।
7 बजे तक सोई रही होगी और क्या। पर आज उनकी जुबान को जैसे लकवा मार गया। शादी के बाद बेटी क्या इतनी पराई हो जाती है? उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। आज भी वे जब अपने घर जाती हैं तो उनकी बूढ़ी माँ उनके काम करने के ढंग से लेकर पहनने ओढ़ने के सलीके तक पर टिप्पणी करती रहती हैं। चलो माँ, उसने उनके हाथ से एयरबैग ले लिया और उन्हें रास्ता दिखाती हुई आगे बढ़ गई। वे भी मंत्रमुग्ध सी पीछे चल पड़ी। क्या इसी मुलाकात के लिए वे रात भर परेशान होती रही थी? सहसा उन्हें 2 वर्ष पूर्व का वो दिन याद आया जब एक खूबसूरत लिफाफे में बंद वो दस्तावेज सा पत्र उन्हें मिला था, जिसमें अपने मोती से अक्षरों को पिरोकर वसुधा ने अपने विवाह की सूचना उन्हें देते हुए लिखा था, तुम्हें दुख तो होगा ही मां, पर तुम्हारी बेटी ने जो कुछ किया है सोच समझ कर किया है। कभी न कभी इस बंधन में पड़ना ही था। अनचाहे किसी बंधन को कभी स्वीकारने के बदले चाहकर आज हमने एक दूसरे को स्वीकारा है। वे विजातीय सही, पर हम एक दूसरे को समझते हैं और पढ़े लिखे भी हैं। तुम अपने संस्कारी मन को समझाकर मुझे आशीष दोगी, है ना? और पापा से भी कह देना। वे इस पत्र को पाने के बाद फूट फूट कर रोई थी। उन्होंने वसु को लेकर कोई भी सपने नहीं बुने थे, पर उन्हें लगा था कि वसु को वे जितना छोटा समझती थी वो उतनी नन्ही नहीं रही थी। अब वो काफी बड़ी हो गई थी और बेटी के सहसा बड़ी हो जाने के एहसास को वो इतनी जल्दी झेलने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने उत्तर में एक पार्सल भेज दिया था, जिसमें वसु के लिए एक साड़ी, अंगूठी और उस अनदेखे दामाद के लिए शर्ट पीस पैक कर दिया था। वसु की खबर 1 आध महीने में एक बार मिलती। बड़ा ही औपचारिक सा खत होता। उसमें खोजने पर भी उन्हें कोई ऐसा सूत्र हाथ नहीं लगता जो उन दोनों के मध्य के रिश्ते को सिद्ध कर सके। वो आगे चलती हुई एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी। वे भारी कदमों से पीछे चलती हुई बार बार सोच रही थी, कहीं वे अनाहूत पाहुन तो नहीं बन गई हैं। उनकी आशंका को धोने की कोशिश में ही मानो वसु ने यह सवाल उछाल दिया था, रात में सोने की बर्थ मिल गई थी ना मां? हाँ, उन्होंने कहा। वो फिर मौन हो गई थी। वे पूछने ही जा रही थी, बस स्टैंड किधर है वसु? सहसा उसने टैक्सी को रोक लिया था और वे भीतर ही भीतर संकुचित हो उठी थी। टैक्सी में बैठकर उसने सीट पर सिर टिका लिया और आंखें मूंद ली। वे कुछ देर के लिए परेशान सी हो गईं। वसु इतनी पास है, उसको वे छूकर अनुभव कर सकती हैं, पर उन्हें लगा इस शरीर को उन्होंने अभी जाना ही नहीं है। नहला धुलाकर जिस शरीर को वे सजाती थी वो ये वस्तु नहीं है। उसे छूकर आश्वस्त करने की ताकत कहीं जाती रही थी। थूक को निगल कर वे पूछ बैठी, तबीयत तो ठीक है ना वसु? वो चौंक कर उठ बैठी, फिर मुस्कुराकर बोली, ठीक है मां, 3रा महीना है ना, तो भाग दौड़ से चक्कर आ जाते हैं। उसका चेहरा आरक्त हो उठा था। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वसु ने इतनी बड़ी बात को इतनी शांति से कह दिया और बस मानो इस कथन के साथ वो सारी जिम्मेदारी से बरी हो गई।
वे इस बड़े आनंददायक सत्य को पचाती हुई पुलकित हो रही थी। उन्हें लगा वो इस लड़की को अपने से चिपटा लें और उसके माथे पर अपना गहरा चुंबन अंकित कर दें पूरे प्यार के साथ। पर क्या वो इस लड़की को छू सकती हैं? उन्हें लगा इस हिचक के लिए वे खुद काफी हद तक जिम्मेदार हैं। विवाह के पूर्व या विवाह के बाद की सुखद अनुभूतियों को बांटने की जिम्मेदारी उन पर थी, जिसे उन्होंने निभाने का प्रयास कतई नहीं किया। ये वही वसु थी जो कॉलेज में अपने सहपाठी लड़कों से हुई एक एक बात उनको सुनाया करती थी, या फिर पत्र मित्र के पत्रों को बड़े चाव से पढ़कर उन्हें सुनाती थी। वे उसकी मां ही नहीं, एक निश्चित उम्र के बाद उसकी अंतरंग सखी भी बन गई थी। पर उसके दिल्ली जाने के बाद वसुधा सुंदरम से वसुधा शर्मा बनने के अंतराल में जो कुछ भी घट रहा था, वे उससे पूर्णतः अनभिज्ञ रहे। उन्हें अपने इस तिरस्कार का बोध काफी दिनों तक सालता रहा। पर आज इस घटना की तुलना में उन्हें वो सब बेमानी लगा था। लगा वसु अब फूलदार फ्रॉक पहनने वाली या चपड़ चपड़ करने वाली मेधावी छात्रा नहीं। इतना ठहराव कैसे आ गया इसके व्यक्तित्व में? उन्हें अचंभा हुआ। सड़क पीछे भाग रही थी। वे टैक्सी से बाहर देखने लगी। शायद इतनी फुर्सत से वे कहीं भी नहीं जा सकी हैं। वे बाहर निकलती भी तो कभी रोहित, रजत या दीपक को डॉक्टर के पास ले जाते हुए, या फिर महीने का राशन लाने, या कभी सब्जी लाने। हर समय एक व्यस्तता रहती, इतवार के दिन भी। वे इस फुर्सतहीन जिंदगी को दुलार नहीं सकी। खुशनुमा सुबह के एहसास को वे साफ झेलती रही थी, शायद पहली बार। वक्त का हर क्षण उन्हें नया, अपरिचित लगा था। 20 रुपए का नोट टैक्सी वाले को पकड़ाकर जब वसुधा सीढ़ियां चढ़ने लगी, तब वे उसकी संपन्नता के बोझ से सहसा आहत हो गई थी। ताला खोलकर भीतर घुसते ही उसने कहा, आओ मां, यही है हमारा घर। उसके स्वर में ढूंढ कर भी वे कोई भाव नहीं खोज सकी। लगा वसु पटु गृहिणी बन गई है। मेहमान नवाजी उसने कहां से सीख ली? उन्हें ताज्जुब हुआ। उस सुसज्जित कमरे में चारों ओर लगी पेंटिंग्स और नक्काशीदार वस्तुओं में उन्हें अपना साहस चुकता सा लगा। वसु कभी वही पूछ ले कि कैसे आना हुआ मां, तो वे क्या कहेंगी? यही कि विजया आंटी ने उसके पारिवारिक जीवन के जो फुटकर किस्से सुनाए थे, वे उससे आतंकित होकर यहां आई हैं। शायद वे ऐसा कह नहीं पाएंगी। उन्हें लगा उनकी जुबान सूखने लगी है। उसकी जगह आंखों की विवश बेचारगी ले ली थी। वो भीतर चली गई थी। उस नरम सोफे में धंसते हुए उन्हें तकलीफ हो रही थी। रोहित की याद आई, जो एक मेज कुर्सी के लिए पिछले 1 साल से कहता चला आ रहा है और वे कभी खरीद ही नहीं सकी हैं। उन्हें लगा वे इस सुसज्जित कमरे में एक पैबंद की तरह किसी की भी आंखों में चुभ जाएंगी। कभी कभी अपने अस्तित्व का असली बोध कितना कचोटने वाला होता है। इतनी संपन्नता में वसु को उनका या परिवार का ध्यान आए असंभव ही है। मां, चाय।
वो एक ट्रे में चाय और पकौड़े ले आई थी। वे संभल कर बैठ गईं। उन्हें याद आया वो दिन जब वसु रसोई में घुसकर अपनी सहेली माधुरी के लिए पकौड़े बनाने की कोशिश में जुटी थी। पहली बार में ही उसका हाथ जल गया था और शाम को आकर वसु के पापा ने उन्हें डांटा था। उस दिन के बाद वसु की जिद पर भी वे उसे रसोई में आने नहीं देते। अब वो इतनी कुशल गृहिणी बन गई है, इतनी फुर्ती से बना लिया सब कुछ। उन्होंने मुस्कुराकर सहज होना चाहा। नहीं, सामान तो सुबह उठकर तैयार कर गई थी, बनाने में देर कितनी लगती है। वो कुछ खुल गई थी। उसके चेहरे की पर मुस्कान उसी तरह चिपकी हुई थी। उन्हें लगा किसी भी क्षण ये मुस्कान गिर सकती है और वे उसी क्षण के इंतजार में बैठी हैं। काफी उधेड़ बुन के बाद अपने को तैयार करते हुए उन्होंने हौले से पूछ लिया, तुम्हारे पति कहाँ है वसु? वो तो सुबह ही निकल गए थे अपने दोस्त के साथ। दिल्ली पर एक किताब तैयार कर रहे हैं, कुछ जरूरी फोटोग्राफ्स लेने हैं, ऑफिस के वक्त तक लौट आएंगे। उसके चेहरे पर सूचना भर देने का भाव था, कोई उत्साह नहीं था। वे विचलित हो उठी। चाय खत्म करने के बाद उन्हें अकेला छोड़कर वो दोबारा भीतर चली गई। उन्हें वहां अकेले बैठे रहने में असुविधा हो रही थी, पर उन्हें लगा वे अपनी इच्छा अनुसार खड़ी भी नहीं हो सकती यहां। इस पूरे सुरुचिपूर्ण घर के वातावरण में वे अपने को मिसफिट सा अनुभव करने लगी। वो सहसा लौट आई थी। माँ, तुम नहा धो लो, मैंने गुनगुना पानी रख दिया है। वही मुस्कान उन्हें चिढ़ हो आई। जब वे नहा कर लौटी तो अविनाश लौट चुका था। उनके कमरे में आते ही वो सहसा उठ खड़ा हुआ। नमस्ते, आपको आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने वसु को सुबह जल्दी उठाकर भेज दिया था, वरना वो समय से कहां पहुंच पाती। और वो उनके उत्तर की प्रतीक्षा ना करता हुआ अगले कमरे में चला गया। वे इस अप्रत्याशित व्यवहार पर क्षुब्ध हो गईं। वसु पर लगे आरोपों का कोई क्षोभ उन्हें नहीं हुआ, पर यूं उसके अचानक चले जाने से उन्हें अपनी उपस्थिति कहीं गैर जरूरी लगी। वे मौन ही इस अपमान को पी गईं। वो दोबारा बाहर निकल आया। छपे हुए फूलों वाला रंग बिरंगा कुर्ता उस पर वाकई फब रहा था। उसके लंबे बालों की एक लट माथे पर झूल रही थी, जिसे बेपरवाही से हटाता हुआ वो कमरे में अपनी चीजें ढूंढता रहा। उन्हें लगा वो बेहद आकर्षक है। स्वयं वो अपने आकर्षण के एहसास से अनभिज्ञ नहीं है, लेकिन वसु को कह दीजिएगा मैं जा रहा हूं, ऑफिस में ही खा लूंगा, उसने उनकी ओर मुखातिब होकर कहा था। वे संभल गईं। उन्होंने मूढ़ स्थिति में केवल स्वीकारात्मक ढंग से हामी भर दी। उनकी आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। आप शाम तक तो रुक रही हैं ना, मिलूंगा लौटकर। और वो भड़ाक से सीढ़ियां उतर गया। वे बालकनी में खड़ी उसे जाते देखते रही। उनके भीतर का सब कुछ जड़ हो गया। वे खुद इस जड़ता को ढोते ढोते उकता गई थी। माँ, खाना लग गया है, खा लें? वो पास आकर खड़ी हो गई। वे बहुत कुछ पूछना चाहती थीं, पर मौन हो गई। वसु खुद कहेगी तो वे सुन लेंगी। उसे जब सहानुभूति नहीं चाहिए, तब वे क्यों उसकी जिंदगी में दखल देने लगी? वसु ने सुरुचिपूर्ण ढंग से खाना बनाया था। उनकी पसंद के दम आलू, रायता, बैंगन की सब्जी। खाते समय वो मौन रही। पूरी मेज पर खामोशी पसर गई। वे उसे बराबर सहती आ रही थी।
पर उन्हें लगा वसु को अपने आने का मकसद बता देना होगा। वे यूं ही खाने या बेटी के घर दुलराने नहीं आई हैं। तुम्हारी अविनाश से अच्छी बनती है ना वसु? मैंने सुना था। वे इस प्रश्न की असंभावना की आशा में उसे अधूरा छोड़ना चाहती थी। कि हम दोनों में झगड़ा होता है, यही ना? वे उसके स्वर की शांति से हड़बड़ा उठी। माँ, झगड़े किसके घर में नहीं होते हैं। यूं ही प्यार करते करते उसकी मोनोटोनी से दोनों इतना ऊब जाते हैं कि झगड़ना एक दो रोज के लिए जरूरी हो जाता है। वो हंस दी थी, मानो दोनों योजना बनाकर लड़ते हैं और पूर्व घोषणा के अनुसार युद्ध विराम भी कर देते हैं। वसु कितना बहलाना चाहती है उन्हें याद है, जब भी कानपुर में सबको खिलाकर रात वे दोनों खाने बैठते थे, तब 2 रोटियां खाने में पूरा 1 घंटा लग जाता था। कई भूली बातों या बिसरी घटनाओं का जिक्र चलता तो वे दोनों हंसती रहती। वसु के पापा एक आध बार आकर टोक देते तो वे जल्दी निपटाकर वसु के पास बिस्तर लगा लेती। वे दोनों अंधेरे में खुसुर पुसुर करती रहती। कब आंख लग जाती इसका पता तक नहीं चलता। खाने के बाद वसु ने सारी जगह सलीके से साफ की और उनका बिस्तर उसी कमरे में लगा दिया। माँ, तुम आराम करो, सफर की थकी होगी। और उनके कंधे को हल्के से स्पर्श किया। उसके स्नेहपूर्ण आग्रह में सारा आक्रोश पिघल गया और वे बिस्तर पे लेट गई। वसु वहीं उनके पायताने बैठी सारी सहेलियों की बातें सुनती है। उसके चेहरे पर हल्की सी उत्तेजना कांप गई थी। माँ, मैंने 400 रुपए जोड़ रखे हैं, बच्चों के लिए कपड़े ले लेना। उसके स्वर में आग्रह था। उन्हें सहसा वो शर्ट पीस की याद आई जो वे अविनाश के लिए लेकर आई थी। उन्होंने निश्चय किया वे उसे वापस ले जाएंगी और रोहित के लिए सिलवा देंगी। अविनाश के लिए उस सस्ते शर्ट पीस का कोई मूल्य होगा या नहीं, वे समझ नहीं सकी थी। वे इन दोनों को रुपए दे देंगी, वही रुपए जो रोहित और रजत के कपड़ों के लिए लेकर आई थी। इन्हीं विचारों की उधेड़ बुन में वे कब सो गई पता नहीं लगा। आंख खुली तो 5 बज चुके थे। वसु रसोई में चाय बना रही थी। वे मुंह धोकर आई तब तक अविनाश लौट चुका था। उसके साथ उसके 3-4 मित्र भी थे। वे संकुचित सी रसोई में वसु के पास चली गईं। वसु ने मुस्कुराते हुए चाय का प्याला पकड़ा दिया। अविनाश के लिए? उनके प्रश्न को काटती हुई वो बोली, वे चाय नहीं पीते माँ, उनके दोस्त आए हैं इसलिए। वो कहते कहते रुक गई। उनकी आंखों में फ्रिज के पास रखी वो नई बोतल चुभने लगी। वे चुप हो गई। वसु पकौड़े तल रही थी। वसुधा जी, अविनाश का ऊंचा स्वर। वो गैस को डिम कर बोतल और गिलास अगले कमरे में रखाई। फ्रिज से बर्फ निकाल कर रख ली थी और उसे लेकर पलटी ही थी कि अविनाश का दोस्त आ गया। भाभी, पकौड़े तैयार हैं, जरा फुर्ती से, इतनी भूख लगी है कि क्या बताएं। कहते हुए उसने आइस बॉक्स उठा लिया। वसु ने मुस्कुराकर पकौड़े से भरी प्लेट उसकी ओर बढ़ा दी। थैंक्स। उन्हें लगा वसु जब मुस्कुराती है तो बेहद झूठी लगती है। इसने इतनी बातें कभी लिखी नहीं उन्हें, आखिर क्यों? वे अपने प्रश्न का समाधान चाह कर भी नहीं खोज पाई। बस भी करो भाई, आओ इधर बैठ जाओ आकर।
अविनाश भीतर आ गया था। माँ अकेली पड़ जाएंगी, तुम जाओ ना प्लीज। वो चुप हो गया और पैर पटकता हुआ लौट गया। उन्होंने सहज होकर वसु के कंधे पर हाथ रख दिया। वसु बेटे तुम जाओ, उधर बैठ जाओ, मैं बाकी तले लेती हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा। उसने उनकी ओर देखा। माँ, मैंने कभी कोई काम ऐसा किया है जो किसी को अच्छा लगा हो? उसके होंठ कांप रहे थे। चलो माँ, छत पर बैठते हैं। और रसोई के बाहर खुली छत पर दरी बिछा दी। दोनों पास बैठी रहीं, पर कितनी दूर थीं। शुक्र तारे पर वो आंख लगाए बैठी थी। ये उसकी बचपन की आदत है। तारों को देखे बिना उसका खाना नहीं पचता। रात खिड़ती जा रही थी। कमरे से गाने हंसने की आवाज तेज होती रही। वसु खाने की तैयारी में लग गई। वे ओस में भीगती उससे काम करती देखती रही थी। घर की याद हो आई। शाम को जब वे अंगीठी जलाती हैं, तब रोहित और दीपक उनके आसपास बैठकर दिन भर के किस्से सुनाते रहते और वे मनोयोग से उनके लिए पराठे बनाती जाती। वसु को यूं अकेली काम करते देख उनका प्यार उमड़ आया। कहीं 10 का घंटा बजा। वे चौंक गईं। कमरे का शोर थम चुका था और बाहर का दरवाजा खुल गया। जूतों की आवाजें सीढ़ियां उतर गईं। वे संभल कर बैठ गईं। अविनाश लड़खड़ाता हुआ रसोई तक आया। वसु, आई एम आउट। मेरा बिस्तर लगा देना और बत्ती बुझाकर तुम भी आ जाओ। उसने एक बार विवश दृष्टि से उनकी ओर देखा और उसे संभालती हुई कमरे की ओर बढ़ गई। थोड़ा सा खा लो ना, भूखे पेट कैसे रहोगे? मिन्नतों भरा स्वर। नहीं, नाउ प्लीज गो अवे, आई एम सिक। बत्ती बुझा दी गई। वो लौटी। वे उसे एकटक देख रही थी। चलो माँ, तुम खा लो। और मुस्कुराती हुई खाना लगाने लगी। उन्हें लगा वे इस धोखा देने वाली मुस्कुराहट को झपट कर खींच दें और उसे नग्न कर दें। दोनों खाने बैठी ही थी कि लड़खड़ाता स्वर फिर उभरा। वसु, एक आदमी बीमार है और आप पर कोई असर नहीं है। आई से कम हियर। उसने एक बार उन्हें देखा, फिर मुस्कुराती उठ गई। चेहरे पर शिकन तक नहीं। ये वही वसु है जो दोबारा कुछ भी पूछने पर खींच उठती थी। माँ, तुम खाकर यूं ही प्लेटें छोड़ देना, मैं रात में उठकर ठीक कर दूंगी, उसने दुलार से कहा। मानो काफी देर से वे इसी दुलार भरी आवाज की प्रतीक्षा में थी। वसु, तुम घर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ यहाँ से। चली तो जाऊंगी माँ, पर फिर उसके बाद? वे हकला गई। उन्हें कुछ भी नहीं सूझा था। इतनी तकलीफ वसु? वे वाक्य शुरू भी नहीं कर पाई थी कि उसने उन्हें टोक दिया। माँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। वो उठ गई। वे एक बार खुल जाने के बाद अपने आप को शांत नहीं कर पा रही थी। वो रसोई में चली गई थी। जब लौटी तो उसके हाथ में पानी की बोतल थी। चलते चलते एक बार रुक गई, जैसे कुछ याद आ गया हो। माँ, तुम ये सब इसलिए सोचती हो ना कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है? मान लो तुमने ही कोई लड़का पसंद किया होता और 20,000 खर्च कर मेरी शादी उससे कर देती, फिर उससे क्या कोई इंश्योर्ड लाइफ हो जाती? हो सकता है वो इससे कई गुना बदतर जिंदगी होती। पर मुझे यहाँ से जो कुछ मिलता है उसकी तुलना में ये बातें बेमानी और फालतू लगती हैं। सब कुछ वैसे ही है जैसे तुम रोहित की कोई भी गलती हंसकर माफ कर देती हो।
वो सहसा चुप हो गई। कमरे से दोबारा आवाज आई। वो नपे कदमों से भीतर चली गई। कुछ क्षण बाद दरवाजा बंद हो गया। वे अकेली सारी मूक और मुखर घटनाओं की साक्षी बनकर रह गई। वे अपने सामने लगी प्लेटों को ताकती रही थी। उन्हें पहली बार महसूस हुआ, कभी कभी एक दिन में 36 घंटे भी हो जाते हैं, 36 घंटे जो काटे नहीं कटते, काटे नहीं कटते। तो ऐसा होता है जिंदगी का सफर, जीवन की डगर, जब रिश्ते बदलते हैं। ऐसे रिश्ते भी, माँ बेटी वाले रिश्ते भी। कैसी लगी आपको कहानी? बताइएगा जरूर।